दोस्तों, सबको राम राम। मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाह रहा हूँ। कल हमने लेसन 1B का पार्ट 1 कंप्लीट किया था। आज हम लेसन 1B का पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ, अगर आपको मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको ये जो बेसिक चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ, ये बेसिक चीज़ें आपको पार्ट वाइज एकदम स्टेप टू स्टेप कहीं भी सीखने को नहीं मिलेंगी। इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पूरे 24 घंटे में से 20, 25, 30 मिनट अपने आप को देना कोई बड़ी बात नहीं है। किसी के कहने से मार्केट में पैसा लगाने से अच्छा है वो चीज़ें सीख के करो। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सीख के करो। आज के दिन आप जिस भी जगह अपना पैसा डाल रहे हो वो डिपार्टमेंट उस पैसे को मार्केट में ही लगा रहा है, सिर्फ नॉलेज के दम पे। इसलिए नॉलेज लो, इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो अब बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। कल हमने मार्केट के कुछ एंटिटीज के बारे में बताया था। आज मैं आपको मार्केट के कुछ और एंटिटीज के बारे में बताऊंगा। ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें आपको मार्केट के बारे में पता होनी चाहिए। आप जब इन्वेस्टमेंट करोगे तो हर एक वर्ड, हर एक चीज़ आपको ये पता होगी। मार्केट में अगर मार्केट बेयरिश है तो क्यों है, बुलिश है तो क्यों है, अगर मार्केट में कोई अगर बड़ा करेक्शन आ रहा है तो क्यों आ रहा है, मार्केट चलती कैसे है, ये सारी चीजें ये ना एक एक पॉइंट के अंदर शामिल है। इसलिए प्लीज 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 आप ये वीडियो पक्का देखो, एटलीस्ट समझने के लिए, सीखने के लिए, अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए पक्का देखो। अब बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक में कुछ मार्केट के पार्टिसिपेंट बताऊंगा आपको मैं। एंटिटी भी बताऊंगा, कुछ पार्टिसिपेंट बताऊंगा। अब एंटिटी का मतलब आप पूछोगे आज क्या है, तो कल आप वो चीज देख लेना। एक एक वर्ड आपको जो छूट गया वो छूट गया। बाद में अगर कोई भी वीडियो बीच में देखोगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बीच में जो टेक्निकल वर्ड यूज होंगे उनका मतलब ही नहीं पता होगा, क्योंकि मतलब जानने के लिए वीडियो देखनी पड़ती है, वो आपने देखी नहीं। इसलिए बोल रहा हूँ स्टार्टिंग से देखो 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 देखो, इसलिए बोल रहा हूँ। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम जानेंगे कि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्या होता है। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का काम क्या होता है। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के अंदर आते हैं NSCCL, नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसका काम क्या होता है, जैसा कि आप देख भी रहे हो, मैंने लिखा हुआ भी है। इसका काम होता है जो NSE है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसके अंदर जितनी भी जो ट्रेड होती है, जितना भी लेन देन होता है शेयर्स का, उस लेन देन की सुरक्षा और दक्षता प्राप्त करना, मतलब उस लेन देन का सेटलमेंट करना, ठीक है, उसकी सेफ्टी और उसकी एफिशिएंसी, उसका जो ट्रांजैक्शन है उसकी सेफ्टी और उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाना, जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसका, ठीक है। NSCCL का यही काम है, ठीक है। उसका क्लियरिंग करना मतलब जैसे आपने कोई ट्रेड कर लिया, बाय और सेल कर लिया, उसका सेटल करना, उसको सेटलमेंट हुआ कि नहीं हुआ, उस चीज को सुनिश्चित करती है। आपने मतलब कुछ भी मार्केट के अंदर लेन देन किया है तो उसका सेटलमेंट करने का जो जिम्मेवारी है NSE की, NSE के ऊपर जो आपने ट्रेड किया है उसकी जिम्मेवारी किसकी है, NSCCL। अब अगला है ICCL, इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब आपने अगर BSE के ऊपर कोई ट्रेड किया है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर अगर आपने कोई ट्रेड किया है तो उसका जो सेटलमेंट है ट्रेड का वो कौन करेगा, उसका सेटलमेंट करेगा ICCL। इसलिए बोल रहा हूँ NSE BSE पे आप ट्रेड करते हो, आपको अगर सेटलमेंट होता ही होता है, इन केस अगर 1.1% अगर कोई अगर ऐसा हो गया तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो सेटलमेंट किसकी तरफ से रुका है, कहां से चीजें रुकी हैं। इसलिए बोल रहा हूं कि वो चीजें समझो। अब दोनों चीजें मैंने बता दी। NSE का सेटलमेंट कौन करता है, NSCCL, और BSE का सेटलमेंट कौन करता है, ICCL। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं। नेक्स्ट पॉइंट है, अब मार्केट के अंदर कुछ पार्टिसिपेंट हैं, प्रतिभागी, मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो मार्केट के अंदर डायरेक्ट रूप से इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिससे कि मार्केट के ऊपर उस चीज का इफेक्ट दिखाई देता है। हर एक वर्ड का मतलब समझना, ठीक है। अब वो चीज क्या दिखाई देता है, कौन कौन वो पार्टिसिपेंट है, उसके बारे में जानते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, उसमें सबसे पहला जो पार्टिसिपेंट है वो कौन है, FII, ठीक है। FPI, पहले FII बोलते थे, आजकल इसको बोलते हैं FPI, ठीक है। FPI का मतलब क्या होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर।
और FII का क्या मतलब होता है कल मैंने बता दिया था, उसमें देख लेना। ठीक है, चीजें छूटती जाएंगी, कुछ नहीं समझ में आएगा, इसलिए डेली देखो, वो चीज वॉच करो। स्टेप टू स्टेप वीडियो डाल रखी है, कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, एक एक पार्ट वाइज देखते जाओ, चीजें सीखते जाओ। इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, मेरा यही है कि मुझे इस चीज की खुशी है कि मैं चीजें बांट रहा हूं, जितना मुझे आता है मैं सिखा रहा हूं, मैं बता रहा हूं, जितना मुझे नॉलेज है उतना मैं कोशिश कर रहा हूं कि हमारा जो देश है उसका हर व्यक्ति कम से कम उस चीज को जाने जिससे कि उसका खुद का फायदा हो सकता है। ठीक है, उसकी आने वाली जो जनरेशन है उसका फायदा हो सकता है, आप एक प्रॉपर उसको रास्ता दिखा पाओगे। अब आगे बढ़ते हैं। पहले आता है FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। ये वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो अपनी कंट्री से बाहर जो बैठे हैं, कंट्री से बाहर जो लोग हैं वो हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं, और वो बड़ी कैपिटल के साथ इन्वेस्ट करते हैं, जिसका इफेक्ट मार्केट के अंदर एकदम क्लियर दिखाई देता है। ये चीज आपको बार बार सुनने को मिलती है, एफआईज ने आज शेयर खरीदे हैं, परचेजिंग हुआ है, आज एफआईज ने सेलिंग किया है, इसलिए मार्केट डाउन है। क्यों होती है मार्केट डाउन? वो इसीलिए होती है। और इनकी परचेजिंग, एफआईज की परचेजिंग, एफपीआई जो परचेज करते हैं कहाँ करते हैं, किस प्लेटफॉर्म पे करते हैं, ये कल वाले वीडियो में मैंने बता दिया था, वो देख लेना। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है DII, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये कौन होते हैं? ये होते हैं म्यूचुअल फंड्स हो गए, बीमा कंपनी हो गई। बीमा कंपनियों का जो इन्वेस्टमेंट है वो किसके अंडर आता है, किसके नियमों के तहत वो इन्वेस्टमेंट करती है, ये भी कल मैंने बताया था। ठीक है, पेंशन फंड्स हैं, ये किसके नियमों के तहत मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, ये भी मैंने कल बताया था। म्यूचुअल फंड्स कितने प्रकार के होते हैं और वो कौन से होते हैं, उनका इन्वेस्टमेंट का क्या तरीका होता है, ये भी चीजें मैंने कल बताई थी। इसलिए बोल रहा हूँ कि इस चीज को जान लो, देख लो, समझ लो। दूसरे होते हैं DII, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स में कौन कौन आते हैं? म्यूचुअल फंड्स हो गया, बीमा कंपनियां हो गया और पेंशन फंड हो गए। ठीक है, ये क्या करते हैं? मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप जितना भी पैसा लगाते हो, बीमे के लिए लगाते हो, पेंशन के लिए लगाते हो, म्यूचुअल फंड में लगाते हो, जितनी भी कंपनियां हैं सब मार्केट में ही इन्वेस्ट करती हैं। तो क्यों ना खुद सीख लो, खुद अपने पैसे को मैनेज करना सीखो, खुद अपने पैसे को इन्वेस्ट करना सीखो, नॉलेज लो उस चीज का। DII का मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा HNI, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल। ये कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो स्टॉक मार्केट के अंदर, जैसे राकेश झुनझुनवाला है, आज वो इस दुनिया में नहीं है, अभी उनकी वाइफ उनका अकाउंट हैंडल करती हैं। और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो किसी भी स्टॉक के अंदर बड़ी कैपिटल डालते हैं, किसी भी स्टॉक में बड़ी कैपिटल डालते हैं। जिस सेक्टर के अंदर, जिस कंपनी में उनको अच्छी ग्रोथ होने का अनुमान होता है, उस कंपनी के अंदर वो बड़ा कैपिटल डालते हैं, जिससे वो स्टॉक भागता है। और आपको जब वो सूचना मिलती है तब तक वो स्टॉक पीक पे चढ़ चुका होता है। इसलिए बोलता हूं कि इस चीज की नॉलेज भी आपको कहां से मिलती है? स्टॉक की नॉलेज। ये स्टॉक अभी जाएगा, ये स्टॉक नीचे आएगा, इस स्टॉक की नॉलेज मिलती है आपको कहां से? ज्ञान से, ज्ञान लेने से, सीखने से। ये वर्ड का मतलब जानोगे तो आपको वो प्लेटफॉर्म भी आपको मिल जाएंगे, जिस प्लेटफॉर्म से आपको उन कंपनियों का डाटा मिलता है, जहां से एकदम क्लियरली आपको दिखाई देगा कि हाँ, आपको अब ये मार्केट ऊपर जाने वाली है, अब नीचे जाने वाली, ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है, ये नीचे जाने वाला है, कौन सा सेक्टर अगर भाग रहा है तो क्यों भाग रहा है, समझ लो, सीख लो। HNI होते हैं बड़े इन्वेस्टर, आपको बता दिया, जो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जिसका इफेक्ट भी दिखाई देता है क्लियरली, क्योंकि वो बहुत बड़ी कैपिटल डालते हैं मार्केट में। ठीक है, इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ स्टॉक ब्रोकर। स्टॉक ब्रोकर कौन होते हैं, उनका काम क्या होता है? निवेशकों की ओर से स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर खरीदने और बेचने की सुविधा प्रदान करना। मतलब ये होता है कि आप जो डीमेट अकाउंट खोलते हो, किसके थ्रू खोलते हो? स्टॉक ब्रोकर के थ्रू खोलते हो, जो ब्रोकिंग फर्म होती है उनके थ्रू खोलते हो। उस डीमेट अकाउंट के बिना आप किसी भी शेयर का लेन देन नहीं कर सकते, ना बाई कर सकते, ना सेल कर सकते। ये इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म दे रखा है, ये स्टॉक ब्रोकर के थ्रू आपको जाना होता है। जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, कुछ चीज़ें कल भी बताई हैं, आज फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको अपना अकाउंट खोलना है, वहाँ पे आपको अपनी प्रॉपर नॉलेज के अनुसार आपको रिसर्च करना है। आगे आगे लाइव सेशन भी चलेंगे,
आपको मेरा खुद का पोर्टफोलियो भी दिखाऊंगा, उसमें भी आपको चीज़ें सीखने को मिलेंगी। इसलिए बोल रहा हूँ कि देख लो चीज़ें, समझ लो चीज़ें, ठीक है। तो स्टॉक ब्रोकर का काम क्या होता है, डीमेट अकाउंट आपको बना के देता है जिसके ऊपर आप ट्रेडिंग कर सको। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स का मैंने कल बहुत ही अच्छे और बढ़िया तरीके से आपको बताया था। म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट करते हो। म्यूचुअल फंड्स का काम क्या होता है, वो मार्केट में कुछ पैसा मार्केट में डालते हैं, कुछ एकदम कम क्वांटिटी में गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डालते हैं, जिनके अंदर जो रिटर्न होता है वो फिक्स होता है। वो किस लिए डालते हैं, उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए, पैसे को बैलेंस करने के लिए। तो वो चीज़ आप खुद भी डाल सकते हो, नॉलेज ले लो। ये म्यूचुअल फंड्स का आपको बता दिया। म्यूचुअल फंड्स दो टाइप के होते हैं जिसका डिटेल कल मैंने दे दिया था। अब मैं बताता हूँ अगले पार्टिसिपेंट्स जो मार्केट में जिनकी भागीदारी होती है, जिसका इफेक्ट मार्केट में क्लियरली दिखाई देता है। अगर कोई स्टॉक भागता है ना, तो ये समझ ला कि कोई बड़ा पार्टिसिपेंट या फॉरेन इन्वेस्टर होगा या हमारा कोई व्यक्तिगत कोई ऐसा इंसान होगा जिसके पास बहुत बड़ी कैपिटल है और मार्केट के अंदर काफ़ी लंबे टाइम से वो बैठा हुआ है, तो उसको बहुत गहराई से उस चीज़ का नॉलेज है। वो पैसा डालेगा, म्यूचुअल फंड्स डालेंगे, पेंशन देने वाली कंपनियों के पास जो आप पैसा देते हो वो मार्केट में पैसा डालेंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें, बीमा कंपनियां होगी वो मार्केट में पैसा डालेंगी, तो उस चीज़ का इफेक्ट दिखाई देगा। और ये पूरा डाटा आपको कहाँ मिलता है, उसके भी प्लेटफॉर्म हैं जो कि अभी आगे आने वाला है। उस प्लेटफॉर्म के आप पूरा डाटा चेक कर सकते हो। एनएससी में करना है तो एनएससी के प्लेटफॉर्म पे जाओ, वहाँ से चीज़ें आपको मिलेंगी। कैसे मिलेंगी, कहाँ का ढूंढना है, वो प्लेटफॉर्म भी बताऊंगा, वो जगह भी बताऊंगा आपको मैं। तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी का आपको मैंने बता दिया है भी। एसेट मैनेजमेंट कंपनियाँ क्या होती हैं, म्यूचुअल फंड योजनाओं का प्रबंधन करना, निवेश रणनीतियाँ बनाना और निवेशकों के पैसे का प्रबंधन करना। एसेट मैनेजमेंट कंपनी आपको पता लग गया ना, एएमसी और पीएमएस। एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास ही आप पूरा पैसा डालते हो, क्योंकि पीएमएस में हर आदमी नहीं डाल सकता, जिसकी कैपिटल मिनिमम 25 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट होता है पीएमएस में। तो इसके अलावा इससे नीचे जो भी इन्वेस्टमेंट है, सबका इन्वेस्टमेंट एएमसी कंपनीज के अंदर जाता है और ये कंपनियां फिर उस पैसे को मार्केट और गवर्नमेंट बॉन्ड के अंदर डाल के रखती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, डीपी बोलते हैं जिनको। इनका क्या काम होता है। इंडिया के अंदर दो ही डिपॉजिटरीज हैं, जो कल भी मैंने बता दिया था टॉपिक में, एनएसडीएल और सीडीएसएल। इनका काम क्या होता है कि निवेशकों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करना, वे डीमेट खाते खोलना और बनाए रखने में मदद करती हैं। मतलब ये होता है कि जो जितने भी निवेशक हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट हैं जो निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, उनके जो इन्वेस्टमेंट और डीमेट अकाउंट के अंदर जो भी सेटलमेंट होती है, ठीक है, जो भी शेयर्स होते हैं, जो भी स्टॉक्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रूप से उस सेटलमेंट की देख रेख करना, प्रॉपर तरीके से वो चीज़ें हो रही कि नहीं हो रही, उस चीज़ को हैंडल करना, ठीक है। किसी के अकाउंट से अगर स्टॉक बिक्री हुआ है तो उसके अकाउंट में पैसा आया कि नहीं आया, उसके डीमेट अकाउंट में, ये चीज़ें समझना है, ठीक है। तो डिपॉजिटरीज पार्टिसिपेंट, डिपॉजिटरीज दो ही हैं, एनएसडीएल और सीडीएसएल। उनका काम क्या है वो मैंने बता दिया। इनके अंदर किसी के अंदर कोई भी क्वेश्चन है कमेंट में डाल देना, रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है CRA, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ये भी कल बताया था, इसलिए बोलता हूँ कि चैप्टर हमेशा देखना है। अब CRA क्या होता है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ कौन सी होती हैं, ये वो एजेंसियाँ होती हैं जब किसी प्राइवेट, दोबारा बता रहा हूँ, जब किसी प्राइवेट या सरकारी संस्थान को अगर लोन लेना होता है तो जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इनका काम होता है कि वो उनकी लोन चुकाने की कैपेबिलिटी को चेक करती है। क्या उनका लोन चुकाने के लिए वो कैपेबल हैं, क्या लोन ले रही है वो लोन वो अच्छे से चुका पाएंगी। जिस टाइप से आप अपना लोन लेने के लिए बैंक में जाते हो, बैंक क्या देखता है, आपका पैन कार्ड मांगता है, आपकी डिटेल मांगता है, डिटेल मांगने के बाद आपकी अर्निंग कहाँ से हो रही है, कितनी हो रही है, उस हिसाब से आपको लोन देता है। सेम चीज़ CRA करती है, किसी भी कंपनी को लोन देने के दौरान ये चीज़ वो चेक करती है। और जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं इंडिया के अंदर मुख्य रूप से कौन सी हैं, CRISIL, ICRA,
एंड CARE। ठीक है, ये 3 कंपनियां हैं जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं। ठीक है, जो प्राइवेट या गवर्नमेंट संस्थान जो भी कंपनियां हैं उनको लोन देने के लिए उनकी एलिजिबिलिटी चेक करती हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है अन्य जो इम्पोर्टेंट जो टर्म्स हैं, इम्पोर्टेंट जो प्रोसेस हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ये सीधी संस्थाएं नहीं है बल्कि शेयर बाजार की कार्य प्रणाली में महत्वपूर्ण अवधारणाएं या प्रक्रियाएं हैं। मैं हिंदी में और थोड़ा सा इंग्लिश में इसलिए बोल रहा हूँ, कुछ चीज़ें आपको इंग्लिश में याद रखनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें आपको हिंदी में समझ आ जाए, इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों मैंने डाल रखा है। ये चीज़ अच्छे से आपको चीज़ें क्लियर हो जाए, एक एक वर्ड का मतलब आपको पता लग जाए। किसी वर्ड का आपको इंग्लिश में मतलब पता है तो हिंदी में नहीं पता, हिंदी में पता है तो इंग्लिश में नहीं पता, इसलिए दोनों चीज़ें डाल के रखिए इसके अंदर। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है वो बताता हूँ मार्केट की। मार्केट के अंदर जो कंपनियाँ हैं कैसे आती हैं, किस किस के थ्रू आती हैं, कैसे कैसे वो पैसा लोगों से लेती हैं, हम और आप जैसे इन्वेस्टर से वो पैसा इकट्ठा करती हैं। ठीक है, खुद की कंपनी को ग्रोथ के लिए या किसी भी खुद की कंपनी के पर्पज को पूरा करने के लिए ये चीज़ें आती है। सबसे पहला IPO। ठीक है, IPO का फुल फॉर्म क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। IPO किसके थ्रू आता है? मर्चेंट बैंकर के थ्रू आता है। कल पूरा डिटेल में दिया था और इसका आगे अलग से चैप्टर आएगा, आपको पता लगेगा कि कंपनी कैसे कैसे कंपनियां बनती हैं, IPO लाती हैं तो उसके पीछे रीजन क्या होता है, उस पैसे का क्या क्या वो करती हैं, वो डाटा भी आपको कहाँ से मिलेगा, वो भी आपको आगे आगे चीज़ें आती जाएंगी, समझ लेना एक एक चीज़ें। ठीक है, IPO के थ्रू क्या होता है, किसी भी कंपनी को अगर अपने आप को ग्रोथ करना है, उसको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है बड़ी मात्रा में, तो कंपनी का जो प्रमोटर्स है, प्रमोटर्स कौन होता है? प्रमोटर्स किसी भी कंपनी का वो मालिक होता है जिसने उस कंपनी को बनाया है, वो प्रमोटर्स होता है। जिस कंपनी को बड़ी मात्रा में पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो प्रमोटर क्या करता है, जो उसके पास में उस कंपनी की जो शेयर होल्डिंग होती है, कुछ शेयर वो मार्केट में मतलब आम इन्वेस्टर्स के लिए बेच देता है, आम इन्वेस्टर्स को दे देता है, और उसका जो शेयर प्राइस है जो IPO के दौरान रखा जाता है, कल आपको बोला था, वो किसके थ्रू रखा जाता है? मर्चेंट बैंकर्स के थ्रू रखा जाता है, क्योंकि IPO लाने की पूरी जिम्मेदारी कौन निभाता है? मर्चेंट बैंकर्स। हर वो कंपनी जिसको मार्केट में उतरना है, पैसा लेना है इन्वेस्टर से, वो IPO लाने के लिए किसके पास आती है? मर्चेंट बैंकर्स के पास। उसके बाद में जो भी डॉक्यूमेंटेशन कार्रवाई होती है कौन करता है? सारी मर्चेंट बैंकर्स। उसका बैंड प्राइस तय करना, मतलब कितना पैसे की वो जो शेयर है उसका प्राइस क्या होगा, कितने से कितने के बीच में प्राइस रखा जाएगा, सब कुछ मर्चेंट बैंकर ही तय करता है। ठीक है, IPO का बता दिया। अब बताता हूँ FPO। FPO क्या होता है? फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी द्वारा मौजूदा शेयरों के बाद अतिरिक्त शेयर जारी करके पूंजी जुटाना। मतलब ये होता है कि जो IPO लाने के बाद में प्रमोटर्स के पास कुछ शेयर होल्डिंग होती है, जो शेयर उसने IPO के थ्रू मार्केट में उतार दिए, वो पैसा उसने ऑलरेडी यूटिलाइज कर लिया। उसके बाद अगर उसको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो वो क्या करता है, जो उसके पास में शेयर्स की होल्डिंग होती है उन शेयर को वो मार्केट में दोबारा पब्लिक को ऑफर करता है। ठीक है, पब्लिक क्या करती है? उस शेयर को परचेज करती है। परचेज करती है तो पब्लिक पैसा देती है, वो पैसा किसके पास जाता है? प्रमोटर्स के पास। प्रमोटर उस पैसे क्या करता है, जो भी उसका पर्पज़ है, चाहे उसको अपना डेट घटाना हो, लायबिलिटी कम करनी हो, या कंपनी का ग्रोथ के लिए नया प्लांट लगाना हो, जो भी उसका पर्पज़ है, उस पर्पज़ को पूरा करने के लिए कंपनी के लिए वो उस पैसे का यूटिलाइज करता है। ठीक है, इस दौरान कोई भी आपको अगर किसी भी चीज़ में कुछ भी कन्फ्यूज़न है आप लिख देना, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दूंगा। अब हम बिना टाइम वेस्ट किए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा डीमेट, डीमेटेरियलाइज्ड अकाउंट। ये आपको बता दिया कि आपका जो शेयर है बाइंग और परचेजिंग करते हो उसको इलेक्ट्रॉनिक रूप से रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, एक जगह बनाई गई है, उस जगह को डीमेट अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे आपके स्टॉक है, उनका लेन देन है, जो भी है वहाँ पे रखा जाता है, आपके पैसे का लेन देन है, वो सब कुछ उसके अंदर होता है।
वही डीमेट अकाउंट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, केवाईसी, नो योर कस्टमर। सबको पता है ये चीज़, बहुत अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से सुना भी है। ठीक है, अब थोड़ा सा समझना है तो बता देता हूँ। वित्तीय संस्थानों द्वारा अपने ग्राहकों की पहचान और पते को सत्यापित करने की प्रक्रिया जो धन शोधन और आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकने में मदद करती है। केवाईसी का करने का सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है कि आपकी जो पहचान है और आपका जो एड्रेस है, ठीक है, और आपकी जो अर्निंग है, उन सब चीज़ों का एक तरह से वेरीफाई करती है वो चीज़, ताकि वो चीज़ कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई गलत संस्था है वो विदाउट केवाईसी डीमेट अकाउंट ओपन कर ले, और डीमेट अकाउंट ओपन करेगा तो विदाउट केवाईसी कर नहीं सकता, और करेगा तो हो सकता है वो गलत संस्थान है, जो हो सकता है हमारे देश के अगेंस्ट में वो पैसा कहीं ना कहीं यूज ना हो रहा हो। इसलिए केवाईसी किया जाता है डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ हम बताते हैं ईटीएफ। ईटीएफ क्या होता है, उसका फुल फॉर्म देख लो, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ईटीएफ एक प्रकार का निवेश फंड जो स्टॉक एक्सचेंज पर शेयरों की तरह ट्रेड करता है और आमतौर पर एक विशिष्ट सूचकांक, मतलब एक प्रॉपर जो इंडेक्स होता है उसको दर्शाता है ईटीएफ। ठीक है, जैसे प्रॉपर इंडेक्स कौन सा हो गया, निफ्टी 50, उसका एक अलग ईटीएफ मिलेगा। बैंकिंग सेक्टर है, उसका एक अलग ईटीएफ मिलेगा। इस टाइप से अलग अलग इंडेक्स के अलग अलग ईटीएफ मिलेंगे, जहाँ पे आप अगर उस इंडेक्स के अंदर अगर कोई मूवमेंट होता है तो वो मूवमेंट आपको ईटीएफ में भी दिखाई देगा, तो आप ईटीएफ में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कोई सेक्टर है, कोई इंडेक्स है, उस इंडेक्स के अंदर जैसे निफ्टी 50 के अंदर 50 कंपनी आती हैं, आपको पर्टिकुलर अगर ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं 50 कंपनी में से कोई एक कंपनी निकालने में अभी असमर्थ हूँ, या आपको उस तरीके की या उस लेवल की नॉलेज नहीं है कि आप वो कंपनी निकाल पाओ, निकालने का तरीका आपको अगर नहीं पता, तो आप क्या करते हो कि निफ्टी 50 का एक ईटीएफ खरीद लोगे। ईटीएफ के अंदर निफ्टी 50 आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा तो ईटीएफ है उसका प्राइस भी बढ़ेगा, तो आपको वहाँ से प्रॉफिट आप बुक कर सकते हो। इसलिए आप ईटीएफ में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ये होता है ईटीएफ। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक है एसआईपी। सबने सुना है म्यूचुअल फंड के अंदर आप एसआईपी करते हो, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है, म्यूचुअल फंड में नियमित निश्चित राशि का निवेश करने की एक विधि जो रुपए की औसत लागत का लाभ उठाने में मदद करती है। आपको पता लग गया, एसआईपी हर कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है। म्यूचुअल फंड उस पैसे को उठा के मार्केट में लगाता है, आपको प्रॉफिट होता है प्रॉफिट देता है। गलत म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिया तो आपको लॉस होता है तो लॉस दे देता है। उसको क्या मिल गया, कमीशन। ठीक है, उसकी अर्निंग फिक्स है, आपके पैसे से कोई और कमा रहा है। ठीक है, ये एसआईपी आपको बता दिया। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करता हूँ, एसटीटी, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। भारत में स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदने या बेचे गए इक्विटी लेन देन पर लगाया गया कर। मतलब आप स्टॉक मार्केट के अंदर किसी भी शेयर को बाई और सेल करते हो तो उसके ऊपर एक टैक्स लगता है, वो टैक्स को बोलते हैं एसटीटी, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। ठीक है, यही होता है एसटीटी। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडेक्सेस। इंडेक्सेस मैं आपको बताता हूँ कि इंडेक्स, कल मैंने आपको एक्सचेंज के बारे में बताया था, आज मैं आपको इंडेक्स के बारे में बता देता हूँ। इंडेक्स क्या है, ये सीधे नियामक या संस्थाएं नहीं है, बल्कि बाजार के प्रदर्शन को मापने वाले बेंचमार्क हैं। सेंसेक्स नाम आपने सुना होगा, जो बीएससी के ऊपर ट्रेड करता है, ठीक है, ट्रेंड करता है, सॉरी। बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सेंसेक्स एक इंडेक्स है, इसके अंदर टॉप 30 कंपनियां आती हैं बीएससी की। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड जितनी भी कंपनियां हैं उसमें जो टॉप की 30 कंपनियां हैं वो सेंसेक्स के अंडर आती हैं। ठीक है, और सेंसेक्स क्या करता है, यह भारतीय अर्थव्यवस्था का एक बैरोमीटर माना जाता है। बैरोमीटर ये होता है कि अगर हमारी इकोनॉमी बढ़ती है, इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी, जब लिस्टेड कंपनियां ग्रोथ करेंगी। और वो ग्रोथ कब करेंगे, जब उनके पास में
पैसा आएगा, उस पैसे से वो उस कंपनी की ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करेंगे उस पैसे को। ठीक है, तो ऐसी कंपनियां अगर ग्रोथ करेंगी, ग्रोथ करने से क्या होता है, इकोनॉमी ग्रोथ होगी। इकोनॉमी ग्रोथ होगी तो वो इकोनॉमी ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही, वो चीज़ कहाँ दिखाई देगी, सेंसेक्स के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ BSE में लिस्टेड कंपनियों की। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक है निफ्टी। सब ने सुना है नेशनल 50। ठीक है, नेशनल निफ्टी 50 ये क्या है, NSE के ऊपर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, उसके ऊपर ये ट्रेंड करता है, उसके ऊपर ये दिखाई देता है। निफ्टी 50 के अंदर इंडिया की वो टॉप कंपनियां लिस्टेड होती, जो इंडिया की जो टॉप 50 कंपनियां हैं, सबसे ऊपर वाली जो 50 लीडिंग कंपनी है जो हमारी NSE के ऊपर लिस्टेड होती हैं, उनका जो इंडेक्स है वो है निफ्टी। वो उनकी ग्रोथ को दर्शाता है। उनकी ग्रोथ बढ़ेगी तो हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा मिलेगा। इकोनॉमी को फ़ायदा मिलेगा तो वो चीज़ आपको कहाँ से पता लगेगी, NSE की कंपनियों का पता लगेगा निफ्टी के ऊपर। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक है इंडिया VIX, इंडिया वोलेटिलिटी इंडेक्स। भारतीय शेयर बाजार में अगले 30 दिन में अपेक्षित अस्थिरता का एक माप, एक उच्च VIX बढ़ी हुई बाजार अनिश्चितता का संकेत देता है। पता लग गया आपको। अगर मार्केट के बारे में आपको नॉलेज चाहिए तो आपको स्टॉक मार्केट के अगले 30 दिन, अगले नेक्स्ट 30 डेज के लिए इंडिया VIX इंडेक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको अगले 30 दिन का कुछ डाटा, आपको कुछ डाटा का अनुमान है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, जिसके हिसाब से आप अपना ट्रेड भी लगा सकते हो, जिसके हिसाब से आप ट्रेडिंग कर सकते हो। बोल रहा था मैं, एक एक चीज़ आगे आने वाली है, एक एक वो प्लेटफॉर्म आगे आने वाला है जहाँ से चीज़ों का आपको पता लगेगा। जहाँ से आप मार्केट में ट्रेडिंग करोगे तो आपको उन चीज़ों का नॉलेज रहेगा। ठीक है, इंडिया VIX का मतलब मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों, अभी मैंने आपको लेसन 1B का पार्ट 1 और पार्ट 2 आज कंप्लीट कर दिया है। पार्ट 1 कल किया था, पार्ट 2 आज कर दिया है। नेक्स्ट चैप्टर भी बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगा। अगर इन दोनों पार्ट से रिलेटेड आपको कोई भी चीज़ अगर जाननी है, नॉलेज कहीं से भी मिले, किसी भी प्लेटफॉर्म से मिले, ले लेना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा, आप पूरे 24 घंटे में कभी भी निकाल सकते हो। इन दोनों जो पार्ट है इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। आज अब ये जितने भी एंटिटीज़ हैं जो मार्केट के अंदर, जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, आपको ये पता लग गया वो स्टॉक मार्केट के अंदर भाग लेने वाले कौन से लोग होते हैं, कितना कितना बड़ा उनके पास में कैपिटल होता है जो वो इन्वेस्ट करते हैं, उस चीज़ का इफेक्ट मार्केट में कहाँ कहाँ किस किस जगह दिखाई देता है। ठीक है, तो इसी के साथ आज हम विदा लेते हैं। नेक्स्ट लेसन आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, हो सकता है आपको कल ही मिल जाए। ठीक है, इसी के साथ सबको राम राम।